जय हिंद भावी अधिकारियों। PV251 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आगामी RO एवं UPPCS की परीक्षाओं को ध्यान में रख करके सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम एक छोटे से समय में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। आवश्यकता अनुसार उन प्रश्नों की व्याख्या भी करते हैं, जहाँ से नए प्रश्न पूछे जाने या बनने की संभावनाएं होती हैं। वैसे ये सीरीज सभी स्टेट PCS के एग्जामों एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में कंपटीशन इतना टफ हो गया है, इतना टफ हो गया है कि छोटे-छोटे से एग्ज़ाम के लिए भी पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसीलिए हम वर्तमान की परीक्षाओं के पैटर्न को ध्यान में रख कर के सीरीज़ चला रहे हैं। तो जिस उद्देश्य से चला रहे हैं वो तो है ही है, साथ-साथ में बाकी लोग भी जो सरकारी नौकरी का सपना सजाए घूम रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को अवश्य देखें। चलिए अब हम अपने समय को बर्बाद किए बिना अपनी आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? आपका ऑप्शन ए 12वां शिलालेख, ऑप्शन बी 2वां शिलालेख, ऑप्शन सी 11वां शिलालेख या डी ऑप्शन 13वां शिलालेख। आइए इस प्रश्न का उत्तर ए 12वां शिलालेख एकदम सही है। हम बाकी शिलालेख के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले तो हम 12वें शिलालेख के बारे में भी एक मुख्य तथ्य है उसको जान लेते हैं कि स्त्री महामात्य, धम्म महामात्य और ब्रज भूमिक ये धर्म के प्रचार में अभ्यस्त थे। यानी धम्म का मतलब धर्म से ही है। तो कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्त्री महामात्य, धम्म महामात्य, ब्रज भूमिक कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए एक धर्म प्रचारक थे। ये कहाँ कहा गया है? तो हम बता सकते हैं इसको 12वें शिलालेख में कहा गया है। अब हम दूसरे शिलालेख की बात करते हैं तो इसमें 2 प्रमुख तथ्य। पहला ये कि चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी, ठीक है? इन राज्यों के नाम यहाँ पर कॉमा लगा लीजिए। इन राज्यों के नाम दूसरे शिलालेख में दिए गए हैं। दूसरी बात मानव व पशु की चिकित्सा, दोनों की चिकित्सा की बात भी दूसरे शिलालेख में कही गई है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस शिलालेख में राज्यों की बात की गई है? तो आपको पता रहना चाहिए दूसरे में और 13वें भी। दूसरा शिलालेख और 13वें शिलालेख दोनों में राज्यों की बात की गई है। विकल्प में जब पूछा था तो 2वां शिलालेख था। तो आप 2वां शिलालेख के रूप में पूछा गया तो 2वां शिलालेख उस प्रश्न का आंसर सही था। और आपसे अगर दोनों दिए जाएँ तो दोनों के बारे में। फिर पूछा गया था कि निम्न शिलालेख में मतलब किन राज्यों की बात की, दूसरे शिलालेख में किन राज्यों की बात की गई, ऐसे करके भी प्रश्न पूछा है। तो आपको पता चलना चाहिए चोल, चेर, पांड्य, सतीपुत्र, केलपुत्र, ठीक है? और कभी पूछे मानव और पशु चिकित्सा की बात, तो ये भी इसी दूसरे शिलालेख में कही गई है। अब हम आते हैं 11वें शिलालेख की बात करें तो इसमें धम्म का क्या महत्व है, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद हम अगर 13वें शिलालेख की बात करें तो इसमें कलिंग विजय जो अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कलिंग युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में हुआ था। ठीक है? ये 8वें वर्ष याद रखिएगा। ठीक है? वो भी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग विजय हुआ था। ठीक है? और अब अगर हम यहाँ बात करें तो तुर्मे, अंतेकिन, मग और अलेकसुंदर राजाओं के नाम भी 13वें शिलालेख में। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है? आपका ऑप्शन मतलब 1 शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। 2 इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रैन हुआ करती थी। आपके ऑप्शन कूट के माध्यम से आंसर देना है। तो पहला ए केवल 1 सही है, बी 1 और 2 दोनों सही है, सी केवल 2 सही है, डी दोनों ही सही नहीं है। तो इसका आंसर बी, ये दोनों ही सही है। क्योंकि शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्रा है। ठीक है? रजत मुद्राएं जारी करने वाले ये चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम थे, जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। और इन मुद्राओं का तौल लगभग 33 ग्रैन हुआ करता था, तो बिल्कुल सही है। फिक्स नहीं था, मतलब 30 से लेकर के 33 तक। तो पता चले कि आपको कभी 30, 31, 32 दे दे तो आप बोलो नहीं हमने 33 पढ़ा, ऐसा नहीं है। इसका फिक्स नहीं है, 30 से 33 के बीच में था, इतना हुआ करता था। चलिए थोड़ा-सा हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में और जान लेते हैं। तो विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी, देवश्री की उपाधि इन्होंने धारण की, सकार की उपाधि। शकों का नाश करने वाला भी चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, तो इन्होंने शकों का नाश करने के बाद सकार है। ठीक है? चलिए इसी प्रकार पहले ही बता दिया सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए तो उन्होंने चलाए थे। फाहियान इन्हीं के समय में आया था।
फाहियान इनके समय में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। 399 से लेके 414 ईस्वी तक रहा था। कई बार उसका शासन मतलब समय पूछ लिया जाता है, फाहियान कब से कब तक रहा था। हाँ, और एक नया पॉइंट मिला है, वो है कुंड। कुंड करके याद रखिए। कुंड किसके? ये फाहियान के बचपन का नाम था। ये बहुत महत्वपूर्ण लगा मुझे, और शायद मुझे लगता है कि आप शायद ही किसी ने ये पढ़ा होगा, और पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मुझे लगा आप लोगों को बता दें। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन ए सर्ववर्मन, गया ताम्रपर्ण पत्र। ऑप्शन बी ईश्वर वर्मन, जौनपुर प्रस्तर अभिलेख। सी ईशान वर्मन, हरहा पाषाण अभिलेख। डी जीवित गुप्ता द्वितीय देववर्णाक अभिलेख। तो आपको बताना है कि सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ए। ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि जो सर्ववर्मन है वो गया ताम्रपत्र नहीं होकर के इनका असीरगढ़ है। असीरगढ़ है इनका। ठीक है, ये है इनका असीरगढ़। असीरगढ़ समझ लेना, असीरगढ़ कोशिश किया असीरगढ़ लिखने की। अब ये असीरगढ़, तो ये असीरगढ़ कहाँ? अभी तो चलो ये पूछ लिया, पूछ असीरगढ़ ये एमपी में। ठीक है। उसके बाद ईश्वर वर्मन का ये जौनपुर प्रस्तर अभिलेख है। अब यहाँ पे याद रखिए, जौनपुर प्रस्तर अभिलेख किससे संबंधित है? तो ईश्वर वर्मन से संबंधित है। ठीक है, और जौनपुर ये यूपी में हो गया। ठीक है। उसके बाद आ जाओ ईशान वर्मन। तो हरहा पाषाण अभिलेख किससे संबंधित है? हरहा पाषाण अभिलेख ईशान वर्मन से संबंधित है। अब हरहा कहाँ पे है? ये भी यूपी में ही है। ये यूपी बाराबंकी में है। ठीक है, और यूपी वाले तो पक्का इसको याद रखिएगा, पता चले हाँ हरहा पाषाण अभिलेख पूछ लिया जाए, आपको बाराबंकी याद रखना है पक्का। उसके बाद आपका ऑप्शन डी जीवित गुप्ता द्वितीय देवबर्मा अभिलेख। तो ये भी देवबर्मा अभिलेख भी ये मालवा एमपी में है। ठीक है, ये मालवा, ये भी मालवा एमपी में है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होगा। अगर हमसे कभी राज्यों से मेल मिलाने के लिए दे देगा तो वो हमने तैयार कर लिए। बाकी अगर अभिलेखों को दे देगा तो आपको पता होना चाहिए सरबर्मन का आशीगढ़ ताम्रपत्र है, ईश्वर बर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से है, और ईशान बर्मन हरहा से है, और जीवित गुप्ता द्वितीय देवप्रयाग से है। हमने इनका राज्यों की बात बता दी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। एक देवराय की लड़ाई, दो बनारस के पास सूजा की पराजय, तीन सामूगढ़ की लड़ाई, चार आपका धर्मत में विजय। ठीक है, तो अब अगर हम इनको देख लें, तो अगर हम इनका आंसर देखने से पहले हम देख लेते हैं ये कब कब हुई है। तो अगर हम देवराय की लड़ाई की बात करें, तो देवराय की लड़ाई हमारी हुई है 1659 में। ठीक है, 59 में। अब हम बनारस के पास सूजा की पराजय की बात करें, तो सूजा की जो पराजय हुई है, अच्छा ये तीनों ही घटनाएं 1658 की है। पहली बात तो याद रख लो आप, फिर हम बाद में आपको बताते हैं कि इनको पहले तो आप लिख लो कि ये सारी घटनाएं कब हुई हैं, 1658 में। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम इनको देखते हैं कैसे कैसे हुई हैं। तो सूजा की पराजय कब हुई है? ये फरवरी की बात है। ठीक है, इंग्लिश में फैब करके लिख देते हैं, समझ लेना आप, ये हुई फरवरी की बात। अब अगर हम सामूगढ़ की बात करें, तो ये मई है इसका, MA बाई मई लिख लीजिए। ठीक है, अगर हम अब धर्मत की बात करें, तो धर्मत ये हुई है 1658 में। ठीक है, ये है 1658 में। कब 1658? अप्रैल 1658, अप्रैल 1658 है। ठीक है, ये अप्रैल की बात हो गई। तो धर्मत विजय आपकी अप्रैल की बात हो गई, सामूगढ़ की लड़ाई मई में हो गई, सूजा की पराजय फरवरी में हो गई। तीनों ही घटनाएं 1658 की हैं। देवराय की लड़ाई 1659 है, तो एक तरफ हो जाएगा। अब आप लगा लो, तो अगर सूजा की पराजय फरवरी में हुई है, तो हम दो पहले हमारा हो जाएगा। उसके बाद धर्मत की विजय, तो धर्मत की विजय 58 में, अप्रैल अप्रैल है, तो दो चार हो जाएगा। सामूगढ़ फिर मई में है, तो तीन हो जाएगा। तो दो चार तीन एक हो जाएगा। तो इस दो चार तीन एक हमारा किसमें दिया है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सही, एकदम सी सही है। अच्छा, हमने इसकी एक ट्रिक भी बनाई है। और दूसरी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं। धर्मत का विजय आपने खूब पढ़ा होगा कि धर्मत का युद्ध उत्तराधिकार का युद्ध कहा जाता है। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में हुआ था, जिसमें दारा सिकोह की हार हुई और औरंगजेब विजयी हुआ था। ये सबको पता है। एक बात याद रखिए कि दारा सिकोह की तरफ से लड़ा कौन था? दारा सिकोह की तरफ से राजपूत राजा जसवंत सिंह राठौर लड़ा था।
राजपूत राजा जसवंत सिंह राठौर दारा सिकों की तरफ से लड़े थे। तो कभी अगर धर्मत का युद्ध किस किसके बीच में हुआ, तो अगर औरंगजेब और जसवंत सिंह राठौर अगर दे दिया जाए, गलती बिल्कुल मत कर जाना। वास्तविक में है कि वही दोनों आमने सामने आकर के लड़े हैं। लड़ा जरूर उन्होंने, दारा सिकों को अपना समर्थन दिया था, चाहते थे कि दारा सिकों शासक बने। तो आप कभी अगर जसवंत सिंह करके दे दें तो आप गलती बिल्कुल भी मत करना। ये धर्मत का युद्ध उनके बीच में नहीं लड़ा गया था, ठीक है। और हमने ना इसकी इस प्रश्न को ही रिपीट होने की संभावना हमें बहुत ज्यादा लग रही है कि ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, आपको कुछ भी अदर चेंजिंग नहीं इतना। तो चलो फिर भी हमने बहुत सारी चीजें आपको बता दी। फिर भी मुझे ऐसे लगता है ना, कुछ प्रश्न बहुत ज्यादा जो कठिन होते हैं ना, उनको सेम रिपीट कर देते हैं, कुछ भी क्या है उसके विकल्प भी चेंज नहीं करते हैं। तो हमने फिर इसको ध्यान में रख करके एक ऐसे ही ट्रिक बना रखी है। तो हमें तो याद है, आप लोगों को भी बता देते हैं। सूजा की पराजय धर्म से देवरा में हुई। यानी सूजा की पराजय, जो सूजा पराजय हुआ था वो किससे हुआ था? धर्म से। कहाँ हुआ था? देवरा में। तो फिर सही है, सूजा की पराजय तो आपको पता ही है, पहली हो गया। धर्म से तो आपका धर्मत का युद्ध हो गया। से से सामूगढ़ का युद्ध हो गया। और देवरा से देवरा ही हो गया आपका। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। एक, रणथंभौर। दो, गुजरात। तीन, वारंगल। चार, चित्तौड़। आपका ऑप्शन ए 3 4 1 2 सही है, बी 4 2 3 1 सही है, सी 1 3 2 4 सही है, या डी 2 1 4 3 सही है। सोचिए आप लोग, इसका आंसर सोचिए। चलिए हम तब तक देख लेते हैं कि युद्ध हुए कब कब थे और कैसे कैसे हुए, हम इसको देख लेते हैं। तो अगर हम रणथंभौर की बात करें, तो रणथंभौर आपका 1301 है। 1 मिनट रुक जाइए। 1301 हो गया। अब हम अगर गुजरात की बात करें, तो गुजरात ये इनका प्रथम प्रथम विजय अभियान ही इनका गुजराती था। तो 1297 है, कहीं आपको 1299 भी कुछ लोग लिख देते हैं, पर हमें किताबों में अधिकतम 1297 में मिला हुआ है। उसके बाद अगर हम वारंगल की बात करें, तो वारंगल आपका हो गया 1310 में। ठीक है, अब चित्तौड़ की बात करें, तो ये हो गया आपका 1303 में। ठीक है, अब लगा लीजिए आप। अगर हम क्रम की बात करें, तो हमारा गुजरात 1297 पहला हो गया। ठीक है, उसके बाद हम रणथंभौर 1301 दूसरा हो गया, तो 2 1 हो गया। तो 2 1 एक ही विकल्प में दिया है, 2 1 4 3, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए खिलजी के बारे में और जान लेते हैं, थोड़ा नहीं बहुत जान लेते हैं। जहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आपके बन सकते हैं उसको कवर करने की कोशिश की गई है। चलिए, तो सबसे पहली बात, तो 1296 से 1316 तक इनका शासनकाल रहा। सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ, इससे पूर्व किसी भी सुल्तान के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया गया था। खिलजी द्वारा उत्तर में भी और दक्षिण में भी सल्तनत का विस्तार किया गया था। तो एक तो कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछ सकता है कि साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ कब, किसने शुरू किया, तो आपको पता होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी ने। 1297 में गुजरात विजय खिलजी का पहला अभियान बता दिया। अच्छा, और ये है कि 1311 में जालोर विजय, जो जालोर जालोर विजय उत्तर भारत का अंतिम सैन्य अभियान अभियान था। ये आपको पता होना चाहिए। कभी भी मिलाने को देखा तो अगर आपको प्रथम और अंतिम भी पता है तब भी काफी आसान हो जाता है। कम से कम आप अगर दो भी मैच करेगा, दो को तो आप एलिमिनेट कर ही पाएंगे। अब अगर हम बात करें देवगिरी पर, तो दक्षिण भारत का पहला जो अभियान था वो 1307 और 8 के बीच में देवगिरी पर किया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलें इसको 1312, और 1312 में ही देवगिरी पर जो इनका द्वितीय अभियान था वो दक्षिण भारत का अंतिम अभियान था। ठीक है, चलिए हम और जान लेते हैं। दो अलग अलग इसलिए कर दिया था ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी आराम से अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसलिए हमने दो अलग अलग बना दिए, एक साथ देते तो उसमें कट जाता, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो सकती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वैसे हम इसी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हम इनकी सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। अब आ जाइए कि दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य पता होना चाहिए, धन और विजय। धन और विजय वहां उनका उद्देश्य था।
सर्वाधिक बार और सर्वाधिक भयानक मंगोल आक्रमण, एक अलग से है कि मंगोलों का आक्रमण सर्वाधिक बार और सर्वाधिक भयानक, तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। एक पॉइंट ये भी है कि दीवान मुस्तकराज बहुत बार पता होगा, सबको पता है कि इसका गठन उन्होंने किया था, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो उसका उद्देश्य क्या था। तो उनका उद्देश्य था कि राजस्व व्यवस्था में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है ना, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने दीवान मुस्तकराज की स्थापना की। दूसरा, घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ करने वाले अलाउद्दीन खिलजी हैं, और सैनिकों की हुलिया रखने की प्रथा भी प्रारंभ करने वाले अलाउद्दीन खिलजी हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये और इसका है कि मुर्तब, मुर्तब क्या है? तो भैया मुर्तब घोड़े को दागने की प्रथा और सैनिकों के हुलिया रखने की प्रथा को मुर्तब कहा जाता था। तो याद रखिएगा, मुर्तब भी आप पक्का याद रखिए, ठीक है? चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1. मुद्की का युद्ध। 2. पोर्टो नोवो का युद्ध। 3. सकरखेड़ा का युद्ध। 4. बेदारा का युद्ध। आपका ऑप्शन ए 3, 4, 2, 1 सही है। बी 1, 2, 3, 4 सही है। सी 2, 3, 4, 1 सही है। या डी 4, 3, 2, 1 सही है। आपको इसका सही बताना है। तो आपका, अगर हम इनका ईयर लगा लें तो ईयर लगा के देख लेते हैं। तो अगर हम मुद्की का युद्ध की बात करें तो ये मुद्की का युद्ध हुआ आपका 1845 में। ये 1845 हो गया। पोर्टो नोवो का युद्ध सबको ही पता होगा, ये 1781 में हुआ था। इसी तरह सकरखेड़ा का युद्ध, ये आप लोगों के लिए एकदम नया होगा, ये 1724 में हुआ था। बेदारा का पता ही होगा, 1759 में हुआ था। ठीक है, तो अब ये हमारा लग जाएगा, अगर हम अब लग जाएगा हमारा कि सकरखेड़ा युद्ध ये सबसे पहले 1724 में हो गया, तो 3 पहले आ गया, हमारा 1 से ही मिल गया। एक्स्ट्रा किस लिए दिमाग लगाना, तो हमारा 3, 4, 2, 1 सही हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम और जान लें तो थोड़ा थोड़ा और बता देते हैं। तो मुदकी का युद्ध की अगर हम बात करें तो ये मुदकी का युद्ध 1845 में हुआ था। ये हुआ था अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही हुआ था, खालसा सेना के साथ। सिख दे दे, सिख सेना दे दे या खालसा सेना दे दे, तो उनके साथ हुआ था। पोर्टो नोवो का युद्ध आपको पता ही है, हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था। अच्छा, सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ था। ये निजामुल मुल्क एवं दक्षिण का सूबेदार था मुबारिज खान। यानी सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में निजाम उल मुल्क और दक्षिण का सूबेदार मुबारिज खान के बीच हुआ था। बेदारा का युद्ध, इससे तो डचों का अस्तित्व ही खत्म हो गया था। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था। चलिए, यहाँ पे हमने सन भी दे वहीं बता दी, यहाँ हमने लिख भी दिया है कि सकरखेड़ा का युद्ध 1724, बेदारा 1759, पोर्टो नोवो का 1781 और मुदकी का युद्ध 1845। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बात है, अब आप लोग ऐसा मत कहिए कि मतलब वीडियो लंबा हो रहा है। वीडियो थोड़ा-सा बड़ा, हम भी सोच रहे थे कि वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। लेकिन जब हम अ, वीडियो बनाते हैं उस समय हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है, तो मुझे लगता है कि हम आपको संपूर्ण जानकारी दे दें, कि ताकि अगर आपका 10 की जगह 20 मिनट अगर आपके खराब हो रहे हैं, तो उस 20 मिनट में आपके अंदर एक आत्मविश्वास अंदर से आ जाना चाहिए, कि हाँ, मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ चीज़ें हैं, और मैंने भाषा भी अपनी इसी तरह से, हम आप लोगों की ये सामान्य भाषा ही रखी हुई है। कोई मैं ट्रेंड टीचर जैसा नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल हम इसी तरह से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग आमने-सामने बैठ कर के डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि एक लॉन्ग टाइम को चीज़ें याद रहें। ठीक है? तो अब आप या 2 चीज़ें, या तो आप बोलिए तो हम केवल प्रश्न और आंसर को ही केवल कराएँगे, तो हम 8 मिनट में वही है 10 से 15 क्वेश्चन आराम से कवर कर देंगे। लेकिन अगर संपूर्ण चाहते हैं कि हाँ, किसी भी तरीके से क्वेश्चन्स बाहर ना जाए, अगर मेरा 10 की जगह 20 मिनट जाए, तो मुझे लाभ होना चाहिए। अब मेरा तो प्रयास ऐसा है कि अगर हम अपनी सीरीज़ के माध्यम से प्लस करंट, अगर 2 को ही सँभाल करके चल लिया जाए तो हमारा पीटी हो जाए। मैं उस अप्रोच को लेकर के चल रहा हूँ। अगर आप लोगों को अप्रोच अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमें बताइए, सजेस्ट भी कीजिए, क्या हम इसी अप्रोच को लेके चलें या हमें इसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। कोई दिक्कत नहीं है, देखते-देखते 1 मिनट में 1 कमेंट करने से हमें भी सही एक दिशा मिल जाएगी, और आपके आउटपुट आने से, और आपको क्या हम अपनी सोच से बेस्ट दे पा रहे हैं, तो या तो हमारा आत्मविश्वास बदल जाए, या फिर हम आपको जैसी डिमांड है उसके आधार पे इसका परिवर्तन कर देंगे। ठीक है?
चलिए हम इसको देखते हैं। तो किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राज्य की संरक्षण प्रदान किया था? आपका ऑप्शन ए जहांगीर, बी हुमायूं, सी शाहजहां या डी अकबर। तो इसका सही आंसर सी शाहजहां है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। तो कविंद्र कल्पलता उन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में प्रणीत की। भैया घबरा गए होंगे, हमारे प्रणीत की, प्रणीत क्या कर दिया? अरे प्रणीत कुछ नहीं कर दिया, उनके प्रशस्ति में, उनकी प्रशंसा में उन्होंने निर्माण, प्रणीत का मतलब होता है निर्माण करना, लिखना, ठीक है। तो उन्होंने शाहजहां के प्रशस्ति में उसको लिखा है, ठीक है। ऐसे मैं सोचा प्रणीत क्या ऐसे बोल दिया, हिंदी तो आती होगी, हिंदी में ही सब पढ़ा रहे हैं, देखने वाले भी हिंदी भाषी हैं। तो चलिए, और एक और है ये कि उन्होंने बादशाह से निवेदन कर बनारस तथा इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करवा दिया था। तो पूर्व परीक्षा में भी प्रश्न पूछा था कि बनारस में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त, एक तो पूछा कि किसने किया, तो शाहजहां ने कर दिया। किसने कराया, तो कविंद्र आचार्य ने कराया। अच्छा, इलाहाबाद अपने आप में, इलाहाबाद में भी ऐसा ही किया है, इलाहाबाद में भी तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। तो कभी आगे तीर्थ यात्रा, इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर को किसने समाप्त किया, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ ले तो घबरा मत जाना, वही कविंद्र आचार्य है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सही सुमेल नहीं है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए तलार, रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, बी पट्टकोल, ग्रामीण कर वसूली करने वाला, सी सहसाध सहसाधिपति होता है, ठीक है। तो भैया सध हो गया है, कोशिश करेंगे डंडा बनाने की, नहीं बना, आप ही पढ़ लेना इसको, सहसाधिपति ही पढ़ लेना आप इसको, ठीक है। या लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ, सहा सहा शाधिपति, ठीक है, ये है सहस्राधिपति, ये चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। और आपका ऑप्शन डी बलाधिप सेनापति। तो आपको बताना कौन सा सुमेल नहीं है। तो तलार, रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, एकदम सही है। पट्टकोल, ग्रामीण कर वसूली करने वाला, एकदम सही है। सहसाधिपति, वही साहसाद है, साहसी है, साहसी है, चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। साहसी आदमी चोर डकैतों को संभालेगा, कौन संभालेगा। डी बलाधिप सेनापति, नहीं, ये सेनापति नहीं था। तो फिर क्या था ये, तो ये था चुंगी कर संरक्षक, ये चुंगी कर का सुरक्षक था। सुरक्षक कर दो कहीं, या संरक्षक बोल दो, तो ये चुंगी कर का था बलाधिप। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूचियों का मिलान कीजिए तथा कूट के माध्यम से उत्तर दीजिए। अब दे दो भैया कूट के माध्यम से। पहले तो ऑप्शन ए डी के कर्वे, कोलकाता में कन्या विद्यालय की स्थापना। बी जेईडी बैथुन, सचिव विडो रीमैरिज एसोसिएशन। सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना। डी बी एम मालावारी, कोलकाता में संस्कृति कॉलेज के प्राचार्य। अब आप इसको मिलान करना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो मिला लीजिए। तो ये हमारे डी के कर्वे, ये कौन थे, ये थे सचिव, विडो रीमैरिज एसोसिएशन के सचिव थे। अब जेईडी बैथुन की बात करें तो इनको यहीं मिला दीजिए, क्योंकि ये कोलकाता में कन्या विद्यालय की स्थापना इन्होंने की, ठीक है। अब ईश्वरचंद विद्यासागर की बात करें तो ये इधर आ जाइए, ये कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य। यानी जेईडी बैथुन ने कलकत्ता में कन्या विद्यालय जेईडी बैथुन, कलकत्ता में ही, और कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य ईश्वरचंद विद्यासागर रहे। अब बी एम मालावारी, इनके बारे में पहले भी हमने बहुत कुछ बताया आपको, और मैंने पिछली बार भी एक आप लोगों से जब प्रश्न पूछा था उसमें भी लिखा था इसको। तो बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना, ये इन्होंने किया था। तो इसके आधार पे हमारा 2-1-4-3 हो गया, तो ऑप्शन ए सही है। चलिए थोड़ा सा हम सबके बारे में बोलते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, आपसे पचता नहीं, इसलिए हमने ईश्वरचंद विद्यासागर जी के बारे में पहले भी कुछ बताया, थोड़ा सा मैं बोला और बता दूं। इसी तरह से कोई भी बड़े व्यक्तित्व आया करेंगे तो उनसे रिलेट जो भी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा बता दिया करेंगे। सबके बारे में बताएंगे तो फिर बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। तो ईश्वरचंद विद्यासागर जी के बारे में बात करें तो 1820 में इनका जन्म, 1891 तक ये इनका समय रहा है। सोम प्रकाश पत्र का इन्होंने संपादन किया, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि बेताल पंचविंशत, एक तो ये पूछ सकता है कि बेताल पंचविंशत विंशत जो है वो किसने, इसकी रचना किसने की। एक बात होगी ईश्वरचंद विद्यासागर ने, और दूसरी सबसे बड़ी बात है ये गद्य की रचना, ये गद्य है। पूछ ले आपसे कविता, दोहा, है ना, सोरठा क्या है,
तो वैताल पंचविंशत की रचना ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने की और ये गद्य है, एक गद्य है जिसकी रचना उन्होंने की है, ठीक है। और विधवा विवाह का समर्थन, तो विधवा विवाह का समर्थन क्या किया, विधवा विवाह के लिए पूर्णतः यही उस विधवा विवाह जो कानून पारित किया था 1856 में कैनिंग के द्वारा कराया था, वो पूरा ही यही उत्तरदायी इन्होंने ही कराया था, ठीक है। तो इन्होंने समर्थन क्या किया कि इन्होंने कानून ही लागू करवा दिया था। तो कैनिंग द्वारा जो विधवा पुनर्विवाह 1856 में हुआ था, उसके लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ही जिम्मेदार थे। और अब अगर एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके बारे में देख लें तो 1864 भी याद रखिएगा। और मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ठीक है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ज़्यादा बहुत पूछ दिए गए हैं, तो अब तो थोड़ा सा गहराई में जाना है। फिर कूट भी बनने लग गए हैं, तो अब तो एक क्वेश्चन के लिए उनको आराम से, पहले तो एक क्वेश्चन 4 विकल्प, एक सही देना है, 3 गलत देना है। हमें अभी 150 आंसर याद करने थे और आपने दे के आ गए। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल हर प्रश्न का कूट चाहिए, तो कूट के लिए 4-4 ऑप्शन दे देते हैं, 1, 2, 3, 4 करके कूट बना देते हैं। तो आजकल तो आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 आंसर याद होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमने इस सीरीज को उसी आधार पर चलाया। पूर्व सीरीज देखें तो लोग चलाते चले आ रहे हैं लंबे समय से, और बड़ी-बड़ी कोचिंग वाले हैं तो अपने पुरानी वीडियो बना करके वो सारा बना के रखे हुए हैं, उसी के आधार पे उसको हर साल मॉडिफाई करके 2025-26 अब वो बात नहीं रही है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए हम अगले पे चलते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? आपका ऑप्शन ए विकिरण सौर विकिरण, बी लघु तरंग सौर विकिरण, सी दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, या डी परावर्तित और सौर विकिरण। इसका आंसर सी दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण है। चलिए आगे चलें। ये रहा आपके लिए प्रश्न। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र, ठीक है। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? आपका आंसर ए टिन, बी चांदी, सी खनिज तेल, डी तांबा। इसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट के माध्यम से देना है। जिसका उत्तर सही रहेगा उसके उत्तर को मैं हार्ट दे दूंगा, और उसके क्या हम तो मेरा तो ये प्रयास रहता है कि जितने भी सही आंसर आए मैं सबको हार्ट, ठीक है। तो आप लोग अधिक से अधिक कोशिश किया करो कि उसका आंसर देने का, ठीक है। दूसरे का मत देखो, आप क्वेश्चन पढ़ के देख लिया कि हाँ मेरे को पता चल गया, और अगर देख भी लो तब भी कमेंट कर दो। उस कमेंट करने से क्या फायदा होगा? उस कमेंट का सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपने कमेंट किया है तो वो आपको उस क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा, ठीक है। और एक क्यूरियोसिटी भी आगे बढ़ेगी कि नहीं अब हमें भी मतलब आंसर देना है, हम भी देखते हैं, तो उसमें आपको फायदा होगा। तो ठीक है, जो भी सही आंसर देगा उसके आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि जिन लोगों को नहीं पता इसका सही आंसर क्या है उनको भी पता चल जाए। चलिए, कल हम पिछले 2 दिन से हमने वीडियो नहीं डाल पाया था, लेकिन हम जब वीडियो नहीं डालते हैं तो मैं पक्का कोई ना कोई शॉर्ट डाल देता हूँ। तो आप ये ना कि वीडियो नहीं आया तो आप लोग शॉर्ट्स देख लिया करिए, क्योंकि हमारा शॉर्ट्स डालने का भी उद्देश्य वही है। मेरा शॉर्ट्स भी आपकी तैयारी में अपनी भूमिका ही निभाएगा। क्योंकि जब मैं शॉर्ट डालता हूँ तो जो मेरे को बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है, या चाहे वो करंट का रहेगा या परंपरागत हमारे जीके जीएस का रहेगा, आप चाहें तो पुराने अगर उठा करके देख लीजिए शॉर्ट्स, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही रहे हैं। और मेरा ये चैनल पूरी तरीके से आपको तैयारी, ठीक है, अगर आप उत्साह की कमी है तो उत्साह बढ़ाने के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है, ठीक है। चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल हम पुनः एक नए वीडियो और 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। Like, comment, and subscribe.